अभी तक जो हमने चर्चा किया है वो बस टॉपिक वाइज हमने चर्चा किया है कि आईडेंटिटी क्या क्या होता है, मैलवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है। अब यहाँ हम लोग थोड़ी सी डिटेल्स में जाएंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है और आइडेंटिटी का चोरी करना क्या होता है। जैसे ऑनलाइन परचेज में कैसे इसका यूज होता है, फेक कॉल्स में कैसे होता है, फेक एडवर्टाइजमेंट के लिए कैसे होता है। जैसा कि हमने इस बात पर अपने पहले मॉड्यूल में भी चर्चा की है, इसलिए यदि कोई नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है तो बता सकते हैं कि आइडेंटिटी चोरी क्या होता है, आइडेंटिटी चोरी में किस तरह का डेटा चोरी होता है और चोरी किए गए डेटा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है। अगर कोई बता सके तो अनम्यूट करके बता सकते हैं प्लीज। सर आइडेंटिटी में तो सर हमारे जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गई सर, जैसे हमारा आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर है या का एटीएम है, इस तरह की डिटेल्स हैं सर, बैंक डिटेल्स। ठीक है दयाराम, और कोई बेनिफिशियरीज में से कोई बता सकते हैं तो प्लीज बताइए। हमने पहले वाले मॉड्यूल में देखा है कि आइडेंटिटी क्या होता है और उसमें क्या डेटा होते हैं, तो किसी को भी आइडिया है अभी तक तो आप बता सकते हैं प्लीज। अभी तक 65 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक मतलब आइडिया आप लोगों को आइडिया नहीं है। 3-4 दिन से हम लोग कर रहे हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी चोरी क्या होता है। आप यही बता दो कि आइडेंटिटी होता क्या है। हम लोग यूट्यूब भी शेयर करते हैं, जो हमें बातें कर रहे हैं वो सारी चीजें हम शेयर करते हैं। मॉड्यूल भी हम शेयर कर देंगे, हमारे कोऑर्डिनेटर्स के पास तो होंगे ही, अगर जिनके पास नहीं है फिर से मैं सबको मेल कर दूंगा। तो मतलब प्लीज बताइए कि आइडेंटिटी क्या होता है। ये ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ये तो वैसे भी जो 10th-12th किए होंगे उनको जरूर पता होगा कि आइडेंटिटी क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं सुनील बोल रहा हूँ छायसा से। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ आइडेंटिटी थेफ्ट को जैसे अपनी जो पर्सनल पहचान होती है सर, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर हो गया, पहचान नंबर, पहचान पत्र नंबर हो गया और ईमेल आईडी होगी, अगर ये किसी कारणवश गलत हाथों में चली जाती हैं तो ये दिक्कत हो सकती है सर इससे। सर एक चीज और इसमें, जैसे हमारा नाम है और डेट ऑफ बर्थ है। दयाराम प्लीज, हम बेनिफिशियरी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुनील बेनिफिशियरीज को बोलो एक बार बताने के लिए। जी सर। क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, हर जगह हम लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्या क्या होता है वो तो बता सकते हैं हम लोग कि हम लोग मतलब पहचान जो है हमारा क्या है, पहचान पत्र हमारा क्या है। कहीं हम जाते हैं तो हमारा वही आइडेंटिटी ही काम आता है, चाहे हम ट्रेन में जाएं कहीं भी जाएं। राइट। तो अगर कोई बेनिफिशियरी अनम्यूट करके बता सकें। मेंशन कर रहा है कोई बेनिफिशियरी प्लीज में अनम्यूट करके बता सकते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। मुझे लग रहा है कि हम सही से या तो पता नहीं, मतलब समझा नहीं पा रहे आप लोगों को, या फिर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या लेने का कोई मतलब ही नहीं कि ऐसी ट्रेनिंग हम करते चले जा रहे हैं। एक आइडेंटिटी के बारे में हमें नहीं पता है। सर। कोई गुड मॉर्निंग, मैं अकबर बोल रहा हूँ। कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं सर। कुछ ही लोग, 8 लोग लिखे हैं सिर्फ अकबर। 8 में से भी 2-3 ही लिखे हैं। जी जी जी, समझ गए मेरी बात है। हाँ जी हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 लोग, एक तो साक्षी हैं, बस एक ही हैं, और एक साक्षी और ये सुभाना शेख ने लिखा था कि आइडेंटिटी किसी का चोरी करके यूज करना। हाँ, तो वही आइडेंटिटी क्या है, मतलब क्या क्या चीजें आइडेंटिटी में कंसीडर किया जाता है। एक अमित ने लिखा आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कभी भी आइडेंटिटी नहीं होता है जब तक आपका उस पर पिक्चर नहीं हो। अकबर एक बार रिपीट कर दो, आइडेंटिटी में क्या क्या कंसीडर होता है। जी सर,
आइडेंटिटी का हिंदी में अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी का मतलब है कि पहचान। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही आपकी पहचान है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मान लीजिए आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप व्हाट्सएप पर हैं, आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, या फिर आप अपने घर का पता अगर कहीं पे डलवाते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी आइडेंटिटी में ही आती हैं। आप कहीं पर अपना फोटो भी अपलोड करते हैं तो फोटो भी आपका एक आइडेंटिटी है। तो ये सारी चीजें हमारी जो भी हमारी पहचान बताती हैं, तो वो हमारी आइडेंटिटी आती है। भले से आप कहीं पर अपना नाम डालें, आपका जीमेल एड्रेस है, जीमेल एड्रेस में आपका नाम नहीं होता, आप किसी और नाम से जीमेल अकाउंट बनाते हो, लेकिन वो होता तो आपका ही है, तो वो भी आपकी एक पहचान ही कहलाई जाती है। अगर आपकी वो आइडेंटिटी किसी के हाथ लग जाए, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई चोरी कर ले, अगर उसको कोई हैक कर ले उसे, तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बहुत हिफाजत से रखें, उसको कभी भी आगे किसी को मतलब ऐसे नहीं दे दें, या फिर उसका पासवर्ड और उसके जो भी हमारे सिक्योरिटी कीवर्ड्स हैं, पिन है, पासवर्ड है, या जो भी हमारे साथ है, ओटीपी वगैरह, वो हम उसको शेयर नहीं करें किसी को। सर आई थिंक मैंने सही बोला है? सही, बिल्कुल सही है। अब एक चीज और रिपीट कर दो, कोई दयाराम, सुनील या फिर चांद या कोई और कोऑर्डिनेटर है, कि आइडेंटिटी चोरी में किस तरह का डेटा चोरी होता है, अकबर छोड़ करके। दयाराम है, सुनील है, चांद है, और कोई सबका नाम भी नहीं जानता हूँ, और कोई बताना चाहें कि आइडेंटिटी चोरी में किस तरह का डेटा चोरी होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से अकबर ने बता दिया है। जी सर, जैसे सर ने बताया, अकबर सर ने बताया था, उसी में ये डेटा जैसे हमारा मान लो हमारे कहीं भी आईडी, तो अगर हमारा रियल नाम है और मान लो डेट ऑफ बर्थ है हमारी, और या हमारा पैन नंबर है, या हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, या एटीएम नंबर है, या सीवीवी नंबर है, इस तरह के जो डेटा होते हैं, और जीमेल हो गया। क्योंकि सर आधार कार्ड आजकल क्या है कि बैंक अकाउंट से लिंक है ना, तो आधार कार्ड से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, पैन कार्ड से भी है, तो इनसे क्या है सारी चीजें अकाउंट हैक करके मतलब कि सर एक मोबाइल नंबर भी हो गया सर, हमारा मोबाइल नंबर भी है सर। आइडेंटिटी पे जो भी लिखा हुआ होता है उसको वो डेटा ही कहा जाता है, ठीक है। अब हमें बताओ, थोड़ी सी और जोर लगा करके हम लोग थोड़ी सी सोचें कि ये चोरी, डेटा का जो चोरी करते हैं वो किस उद्देश्य के लिए करते हैं। कोई डेटा का चोरी क्यों करता है? कोई डेटा का चोरी क्यों करता है? वो सर नुकसान पहुंचाने के लिए। किस तरह का नुकसान? जैसे कि हमारे पैसे का नुकसान है, हमारे अकाउंट का नुकसान है, हमारी पहचान का नुकसान है, क्योंकि उनको जो वो चुराएगा तो वो सर जाहिर सी बात को गलत यूज में लेगा। हमारा आधार कार्ड है तो उसको गलत यूज में लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको गलत यूज में लेगा, अकाउंट है, अकाउंट वगैरह है तो वो भी हमारा फेक बना सकता है। जैसे आजकल फेसबुक पे हो ही रहा है कि किसी दूसरे का अकाउंट बना के और पैसे वगैरह ले रहे हैं। मतलब किसी भी डेटा को इस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है उस डेटा को यूज करके, क्योंकि आप सोच नहीं सकते। आपके नाम से पासपोर्ट बनवा सकता है, आपके नाम का 10 कंपनी खोल करके 10 डायरेक्टर तैयार कर देगा, और सबके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा। आप जहां हो ही नहीं, आपके नाम से सारे काम हो रहे हैं, आपके नाम से लोग ट्रेवल कर रहे हैं, कोई क्राइम कर दिया, आप फंस गए। किसी को कोई मेल भेज दे, बोला ना हम लोग कि आइडेंटिटी में ईमेल भी आता है, तो हम लोग किसी का भी मेल आईडी से किसी को भी मेल भेज करके कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी का सिम खो गया, वो सिम हम यूज करके अपने उस मोबाइल नंबर से बहुत बड़े बड़े क्राइम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वही चीज जो आप लोगों ने बताया, यहाँ पे वही चीजें लिखा हुआ है कि पहचान की चोरी एक बहुत ही गंभीर अपराध है। यह तब होता है जब कोई आपकी अनुमति के बिना आपकी जानकारी का उपयोग करता है, जैसे आपका नाम, पता, आपके पैन कार्ड का विवरण, आपके अकाउंट खाता नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, मेडिकल इंश्योरेंस अकाउंट नंबर, ये सब चोरी करता है। ये सारे डेटा होते हैं आइडेंटिटी में, जो भी लिखा हुआ रहता है वो सारे डेटा होते हैं। क्या होगा अगर मेरी पहचान चुराता है? तो हमने अभी बताया, हमने बातें करी है कि एक व्यक्ति को आपके नाम का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग खरीदारी के लिए कर सकता है। क्रेडिट कार्ड
वह अधिक क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकता है, वह पता बदल सकता है, फोन, बिजली या गैस खाता मतलब गैस ले सकता है आपके नाम से, बिल उसकी जगह पर जाएगा लेकिन वह कभी भी बिल का भुगतान नहीं करता है। ठीक है, मतलब आपके नाम से मैंने कोई गैस कनेक्शन लिया, मैं बुक करके उसका यूज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिजली का उपभोग मैं कर रहा हूँ, बिल आपके यहाँ जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि फर्जरी होते हैं। कोई किसी का भी आधार कार्ड बनवा लेगा, सारे काम आधार कार्ड से होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 27 वर्षीय सेल्स एग्जीक्यूटिव अनुज कुमार श्रीवास्तव 25,000 रुपये मासिक वेतन लेता है। अपने आश्चर्य की कल्पना कीजिए कि जब उन्होंने पाया कि उन्हें लगभग 13 कंपनियों के निदेशक के रूप में नामित किया गया था और कुछ महीनों में कथित रूप से 20 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया गया था। अनुज को भेजे गए एक आयकर नोटिस ने उनके नाम पर किए जा रहे धोखाधड़ी के नोट को देखने में मदद की। उन्होंने उस बैंक का दौरा किया जहां कथित लेन देन हुआ था। उसे उसकी वोटर आईडी, पैन कार्ड और फोटोग्राफ की कॉपी दिखाई गई। हालांकि सौभाग्य से उसके लिए वहां पे जो हस्ताक्षर किया हुआ था, सिग्नेचर किया हुआ था, वो मैच नहीं किया, बाकी सारा कुछ मैच कर रहा था। उसका फोटो लगा हुआ था, वही आधार कार्ड नंबर था जो उसके पास था, सारा कुछ वही था, बस सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा था, इसलिए बच गया वो। तो इस तरह की जालसाजी होती है। ये 2017-18 की कहानी है। लगभग 100 कस्टमर के ऊपर, मतलब 100 कस्टमर का है। भारत में एक अग्रणी बीपीओ में एक महिला कार्यकारी थी जो सुरक्षित आईवीआर के बजाय फोन पर क्रेडिट कार्ड का विवरण लेती थी। तब एक मेल भेजा जाता था जो उपयोगकर्ता को सूचित करता था कि होटल की बुकिंग फर्जी ईमेल आईडी के माध्यम से की गई है। इस तरह ग्राहकों ने 1 वर्ष के बाद जब ऑडिट किया गया तब वो 3-3.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। मतलब एक बीपीओ से एक महिला कर्मचारी थी, महिला वर्कर थी जो आईवीआर के फोन नहीं करके, मतलब आईवीआर के द्वारा ऑटोमेटेड कॉल नहीं जाता था, एक फोन करता था और क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स लेता था और उस क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपना वो फर्जी होटल बुकिंग वगैरह करके 3.5 करोड़ रुपया इनकम की थी। इजी है, अगर आईडी कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स किसी के भी पास चला जाए तो 10-20 हजार रुपए का तो काम कर ही सकता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह के टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब जब भी आइडेंटिटी चोरी होता है तो किस तरह के मतलब अपराध करते हैं। अदयाराम इसको एक बार पढ़ना। जब एक गिरफ्तारी के दौरान अपराधी किसी और का होने का नाटक करता है तो उसे आपराधिक पहचान की चोरी कहा जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने वास्तविक नाम की खोज को रोकने की कोशिश करता है। ऐसे मामलों में चोरी के ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड का उपयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, जब एक गिरफ्तारी के दौरान अपराधी किसी और के का होने का नाटक करता है तो उसे आपराधिक पहचान की चोरी कहा जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने वास्तविक नाम की खोज को रोकने की कोशिश करता है। ऐसे मामलों में चोरी के ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड का अधिक उपयोग किया जाता है। किसी के भी नाम से मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एक ही होगा, फोटो लगा देगा, नाम वही होगा। पैन कार्ड पे भी ऐसा किया जा सकता है, आधार कार्ड पे भी ऐसा किया जा सकता है। जो अपना मतलब वो कौन है वो छुपाता है, किसी और के नाम से वो सारा काम करता है। फाइनेंशियल मतलब क्रिमिनल क्राइम केस में होता है। अब फाइनेंशियल में कैसे करता है तो चांद एक बार इसको पढ़ना। ये पहचान चोरी वह जगह है जहां पैसे या उत्पाद प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान या व्यक्तित्व जानकारी का उपयोग किया जाता है। मूल रूप से चोरी करने का उद्देश्य किसी और के पैसे का उपयोग करके लेन देन या खरीदारी करना है। ये पहचान की चोरी सबसे आम प्रकार पहचान की चोरी है, यानी कि जो पैसे की लेन देन है वो उसकी चोरी करते हैं। जो जैसे अकाउंट वगैरह हैंग कर लिया तो उससे चोरी कर लिया पैसा, तो वो क्या है कि वो सबसे ज्यादा पहचान की चोरी होती है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी किसी का भी आईडी लेकर के कोई भी डिटेल्स लेकर के गलत रूप से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। आजकल तो मैं तो देख रहा हूँ कि रोज साइबर क्राइम के इतने सारे रोज केसेस आ रहे हैं। अगर आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे कि अभी कहाँ पंजाब में कहीं से 5, 6 या 10 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है जो पिछले 1.5 साल से सिर्फ यही काम कर रहा था। वो सारे के सारा गोरखपुर का रहने वाला था। न्यूज में आ रहा था, कल परसों में कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था मैं। सब वही गलत तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते थे।
और उसके पास से बहुत सारे मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या सब बरामद किया गया है। चिकित्सा पहचान की चोरी उस स्थिति पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ या मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए किसी और के होने का दिखावा करता है। मतलब मान लो किसी का मेडिकल इंश्योरेंस है या फिर कहीं पे बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट के, वो है, तो किसी और का आईडी कार्ड लेकर के उस पर अपना फोटो चिपका करके ऐसा क्राइम किया जा सकता है मेडिकल का फायदा लेने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस किसी और का है और किसी और को वो फ्री में, मुफ्त में उसको उसका बेनिफिट मिल गया। नाबालिग बाल पहचान की चोरी एक ऐसी स्थिति पर लागू होती है जहां व्यक्ति कई प्रकार के लाभों के लिए नाबालिग की पहचान का उपयोग करता है। आमतौर पर एक नाबालिग के नाम का उपयोग आवास, ऋण प्राप्त करने या रोजगार के अवसरों के लिए किया जाता है। हाई टेक्नोलॉजी, इसमें चोर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी पर डेटा प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार की पहचान की चोरी का उपयोग आमतौर पर हैकर्स द्वारा किया जाता है, जो हार्ड ड्राइव और कंप्यूटर में कुछ खामियों का फायदा उठाते हैं। आमतौर पर वे कंप्यूटर नेटवर्क में हैक करते हैं और मैलवेयर स्थापित करते हैं, जो उन्हें सार्वजनिक रिकॉर्ड और व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एक हैकर आपके कंप्यूटर पर एक स्पाईवेयर या कीगलर स्थापित कर सकता है, जो आपके कंप्यूटर पर हर एक काम की प्रतिलिपि बनाता है, मतलब कॉपी बनाता है और उसे हैकर को भेजता है। यह पासवर्ड, उपयोगकर्ता नाम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी और बहुत कुछ दर्ज करता है। मतलब इंटरनेट के द्वारा भी हैकर्स क्या करता है कि इंटरनेट पे एक लिंक भेज देगा या कोई स्पाईवेयर कुछ भी भेज देगा, जो धोखे में भी अगर आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया या उसको खोलने की कोशिश की तो उसके द्वारा स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको मतलब हमें पता नहीं चलता है कि वो डाउनलोड हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वो स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। इसके बाद हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में, वो क्या करता है कि उसका कॉपी करता है और वो हैकर्स को भेजता रहता है। जिसका स्पाईवेयर है, जिस कंपनी का है, उसके यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। यहाँ तक कि हम जो टाइप करते हैं ना, उससे भी उसको भी वो रिकॉर्ड कर लेता है और वो भेज देता है। इसलिए मतलब हम लोग ना हमेशा एंटीवायरस एक्टिवेट करके और जेन्युइन यूज करना चाहिए, तभी हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। अभी तक कोई किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है, मेथड्स, प्रिकॉशंस, आइडेंटिटी थेफ्ट। हम कैसे प्रिकॉशन लें इन सब चीजों से, क्या तरीका है जब हमारा आइडेंटिटी चोरी नहीं हो। यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कि फिशिंग क्या होता है, फार्मिंग, स्कीमिंग, मालवेयर, फेक ऑनलाइन प्रोफाइल, ऑनलाइन शॉपिंग, फेक कॉल्स, फेक एड्स। फिशिंग, सुनील जी सर। भाई पढ़ सकते हो एक बार? यस सर। फिशिंग घोटाला हैकर्स द्वारा एक रणनीति है जो कई व्यक्तियों को ईमेल भेजती है। ऐसे ईमेल भेजने का उद्देश्य उपयोगकर्ता को क्या करने में बरगला रहा है। एक फिशिंग ईमेल में कुछ मेलवेयर या एक लिंक के साथ कुछ लगाव हो सकता है जो उपयोगकर्ता को लुक अलाइक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है। जब पीड़ित अपनी व्यक्तिगत जानकारी, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड संयोजन या कुछ भुगतान जानकारी दर्ज करता है तो यह सीधे हैकर के पास जाता है। फिर वह चोरी की गई जानकारी आपके नाम के तहत क्रेडिट कार्ड खातों को रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, या यह जानकारी इच्छुक तीसरे पक्ष को बेची जाती है। और कई चीजें जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। आपके इनबॉक्स में इस तरह के ईमेल से बचना वास्तव में कठिन है। एक बार समझा दो। फिशिंग एक घोटाला है जो हैकर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपके ईमेल्स को हैक किया जाता है और आपके ईमेल्स पर अनवांटेड मेल्स भेजे जाते हैं और उसमें कुछ लिंक्स दी जाती हैं आपको,
और आप ना और आपको फंसाया जाता है उस लिंक के द्वारा। आपको जैसे फ्रॉड बैंक से कोई लिंक आ गई, वो ओरिजिनल बैंक नहीं होगा, वो किसी और नाम से फ्रॉड बैंक का नाम दिया होगा और वहां से लिंक भेज दिया आप, और आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे सकता है वगैरह वगैरह। तो आप गलती से अगर उस पर क्लिक कर देते हो तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है, और तो उससे जो हैकर्स होते हैं उसका फायदा उठा लेते हैं। और दूसरा, ऐसे ही हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारी व्हाट्सएप के थ्रू लिंक्स आ जाती हैं व्हाट्सएप पे कि आप अगर इस पे लिंक पे क्लिक करोगे आपको इतना डाटा मिलेगा। बहुत सारी ऐसे रोजमर्रा में बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो इससे हमारा जो पर्सनल डाटा है वो चोरी होने का डर रहता है। बहुत बढ़िया जी बिल्कुल सही बताया सुनील ने। ऐसे ही हमारी डेटा जो है ना वो मतलब ऐसे ही घोटाला हैकर्स करता है। अब सावधानियां हमें, अकबर भाई। अच्छा हाँ, तो फिशिंग जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फिशिंग क्या होता है। तो जैसे अभी इसमें आप साइड में सुना है, हेडर को ध्यान से देखें। मतलब हमने पहले भी बताया था कि ईमेल कैसे किया जाता है, उसमें हेडर होता है, सब्जेक्ट होता है और फिर उसके बाद बॉडी आती है, वो सारी चीजें। तो हम हेडर को ध्यान से देखें, मतलब कि उसमें क्या सब्जेक्ट लाइन लिखी हुई है और उसमें किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, मतलब भेजने वाले का हम देखें कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल दिया है ICICIbank@yahoo.com। तो आप ये ध्यान से देखें कि ICICI बैंक की जो ईमेल एड्रेस है, मतलब जो उसकी वेबसाइट का एड्रेस है, वो सेम है इसमें या नहीं है, उसकी वेबसाइट से आप मैच करें। तो जाहिर सी बात है ये जो है yahoo.com से ICICI बैंक का ईमेल एड्रेस नहीं होता है, उसकी जो वेबसाइट का लिंक होता है वो ये नहीं होता है। तो इससे कभी भी ICICI बैंक ईमेल नहीं भेजेगा। तो इसको आप ध्यान से करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा भी उसमें कहीं पर आपको डाउट लगता है कि ये फिशिंग है या ये स्पैम है, तो आप उसको डाउनलोड नहीं करें या ओपन ही नहीं करें, उसको डायरेक्ट आप ईमेल में स्पैम फोल्डर में ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसे ईमेल ज्यादातर आप बचें और कर सकते हैं। अगर कुछ रह गया तो प्लीज अकबर का आवाज ब्रेक हो रहा था, किसी को समझ में आया कि कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, जो अभी हमने बताया कि कैसे हम सावधान रहे फिशिंग से। जी सर क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया, अकबर सर ने काफी अच्छे से समझाया। ठीक है, तो अब हम फार्मिंग की बात करते हैं कि फार्मिंग क्या है। फार्मिंग वेबसाइट मूल वेबसाइटों का एक नकली संस्करण होता है। हैकर के पास वेबसाइट के सर्वर तक पहुंच है, फिर उसने मूल वेबसाइट की कुछ फाइल को बदलकर कुछ नकली संस्करण को पुनः निर्देशित किया। इसका अर्थ है कि वेबसाइट पर आने वाले सभी लोग स्वतः ही फर्जी संस्करण पर पुनर्निर्देशित हो जाते हैं। ऐसा अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो बता सकते हैं कि जब आप मान लो आप yahoo.com खोलना चाह रहे हो, ये जब भी आप yahoo.com खोलोगे ऑटोमेटिक वो किसी और साइट पे चला जाएगा, या फिर हो सकता है ऑटोमेटिक वो yahoo.com कुछ और खुल जाएगा जो एग्जैक्टली वो नहीं है जो आप खोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपको दिखेगा सेम। सर ये मेरे साथ हुआ था कई बार। तो मैंने क्या है कि गूगल खोला तो कुछ और खुल रहा था, और याहू खोल रहा था कुछ और, जीमेल खोल रहा कुछ और। सर ये नॉर्मली होता ही है, अगर हम कोई भी साइट ओपन करते हैं तो मेन साइट नहीं ओपन होती है, तो उसके लिए HTTPS ये अगर लिखा हुआ है तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जेन्युइन साइट है। हाँ जी ये ध्यान देना होगा हमें, क्योंकि ऑटोमेटिक ऐसा भी होता है कि आप कुछ खोलना कुछ और चाह रहे हैं, वो कहीं और रूट हो जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये जो हैकर्स हाईजैकर्स ये सब जो होते हैं ना, वो साइट को ही हाईजैक कर लिया होता है, करना कुछ और। IRCTC के साथ भी होता है, बहुत सारे कंपनी के साथ होता है ऐसा, बहुत सारे मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सब है उसके साथ भी होता है ऐसा। आप मान लो कि आप टिकट बुक करने के लिए जाते हो, आज से लगभग 8-10 साल पहले ऐसा होता था कि सुबह सुबह जब आप टिकट बुक करने के लिए जाओगे IRCTC के साथ वेबसाइट पे, वो 5 मिनट में टिकट फुल हो जाता था, किसी को टिकट ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो मतलब खुला उसको इस हिसाब से हैक करके रखता था कि सारे टिकट, कोई जो गिरोह था टिकट बुक करने वाला, वो उस पे सारे टिकट बुक कर लेता था और फिर उसको अपना मनमाने ढंग से उस टिकट को बेचता था। ये पूरे इंडिया में हो रहा था और वो पकड़ा गया बाद में।
तो ये सारी चीजें हैकर्स के द्वारा किया जाता है कि वेबसाइट को ही हैक करके रखता है। और किसी कंपनी का वेबसाइट हैक तभी करता है जब कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, नहीं तो मैक्सिमम वो लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए या रेलवे टिकट बुक करने के लिए या बस की टिकट बुक करने के लिए वो लोग वेबसाइट को हैक करके रखता है, जिससे कि उसको पर्सनल बेनिफिट हो जाए। तो हमें थोड़ी सी गौर करके कोई भी जब साइट खोल रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम देख लें कि ये वही साइट है जो हमने खोला है या कुछ और साइट है। ऐसा नहीं कि हम साइट खोले और उस पर इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दें। अब इसको इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक विश्वसनीय वैध इंटरनेट सेवा प्रदाता, मतलब एक जो ऑथेंटिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका इंटरनेट हमें यूज करना चाहिए। एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए, प्रोग्राम को अप टू डेट करके रखना चाहिए, एंटीवायरस को अप टू डेट करके रखना चाहिए। वेबसाइट जब भी हम ओपन कर रहे हैं उस पर गौर से करें कि जो हम खोलना चाह रहे हैं या कुछ और खुल रहा है। HTTP देख लें कि HTTP है या कोई इलीगल है या कुछ है। अगर आप में एंटीवायरस इंस्टॉल होगा, जेन्युइन ऑथेंटिक अप टू डेट, तो जैसे ही कोई साइट आप खोलोगे, भले ही वो सही साइट है लेकिन वो ब्लॉक कर देगा, बोलेगा कि ये साइट मुझे गलत लग रहा है इसलिए नहीं खोल पाएगा। वो साइट आप उसमें नहीं खोल सकते। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर कई बार हम जब मार्केट वगैरह में जाते हैं तो हमारा जो इंटरनेट होता है ना वो अपने आप वाईफाई कनेक्टेड हो जाता है, क्या सर वो सिक्योर है? नहीं, कभी भी अगर हमें मान लो किसी दुकान पे गए, ऑटोमेटिक वाईफाई एक्टिवेटेड हो गया, हम क्यों यूज करें उसका वाईफाई? में क्या मजबूरी है? क्यों जरूरी है? ठीक है, इसलिए हम कोशिश करें कि जो कॉमन वाईफाई है उसको हम अवॉइड करें, क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल में इंटरनेट होता ही है। और ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेट मतलब हो गया है हर काम के लिए जरूरी हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो लाइफ लाइन है, क्या हम आधी घंटे 1 घंटे के लिए उसको टाल नहीं सकते? ठीक है, हम कोशिश करें कि मतलब कॉमन वाईफाई जो है उसको अवॉइड करने का, जो हमारे मोबाइल में इंटरनेट है उसी का हम यूज करें। खासकर कोई भी परचेज करने के लिए, ऑनलाइन परचेज करने के लिए या बैंकिंग करने के लिए या इंटरनेट हम जब ब्राउज कर रहे हैं तब कॉमन वाईफाई का यूज नहीं करें। ठीक है, थैंक यू। अपना इंटरनेट भी हम सिक्योर करके रखें कि मान लो हमारा हॉटस्पॉट ऑन है, किसी को वाईफाई देना है तो उसको हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, ये तो वहां से भी कोई भी कनेक्ट हो सकता है। जी ये कौन दयाराम आप पर हो गए? एक तरीका है जिसका उपयोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड विवरण चोरी करने के लिए किया जाता है। एटीएम स्कैमर एटीएम मशीन में हेरफेर करते हैं, इसलिए केस निकालने के लिए एटीएम का उपयोग करते समय डिवाइस से चुंबकीय पट्टी से क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी पड़ता है। चुंबकीय पट्टी कार्ड के पीछे काली पट्टी होती है, फिर कार्ड की कॉपी की गई जानकारी अपराधी के स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाती है। इस तरह के स्कैमर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की एक प्रति बनाने में सक्षम है। अब ये स्कैमर्स को ऑनलाइन खरीदारी करने या एटीएम मशीन से पैसे निकालने में सक्षम बनाएगा। ये आमतौर पर आपके द्वारा स्कीमिंग की जाने के लिए कुछ क्षणों के बाद होता है। तो बता सकते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे? डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड? बताऊं मैं, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो? हाँ बताओ जरा। ये एटीएम होते हैं सर, तो जहाँ पर हम नंबर डालते हैं या मान लो हमारा कार्ड लगाते हैं, वहाँ पे जो नकली चिप या कुछ लगा देते हैं ताकि जो हमारा कार्ड होता है ना सर, तो वो उनके जो डिवाइस रहता है ना उसमें स्कैन या स्टोर हो जाता है। और जो भी मान लो हम की पे भी नकली की लगा देते हैं, जो भी हमने की प्रेस की है या हमारे जो पिन का नंबर होते हैं, पिन नंबर, वो भी वो चोरी करके और इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड कर देते हैं। तो मान लो हम एटीएम में जाएं तो हम ये कर लें कि ये मान लीजिए कभी हमने एटीएम लगाया या नंबर डाल के तो ये हिल रहा या नहीं हिल रहा, इस तरह से। जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके पीछे एक मैग्नेटिक बेल्ट रहता है, हर किसी एटीएम डेबिट कार्ड के पीछे होता है, इस पे लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे आप अपना साइन कर दो, है ना, अपना नाम लिख दो, साइन कर दो, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसी मैग्नेटिक जो बेल्ट होता है उसी में होता है सारा।
जो स्कीमिंग करने वाला होता है, जो एटीएम से आप निकलते हैं और आपका पैसा ऑटोमेटिक निकाल के ले जाता है, वो वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा फिटिंग करके रखता है, कोई स्टोरेज डिवाइस लगा के रखता है कि आपका डेटा जो भी है उस कार्ड में वो वहां पे स्टोर हो जाता है। फिर बाद में उसको किसी न किसी तरह से आपके पैसा वहीं से इंफॉर्मेशन लेकर के निकालता है। वो किसी भी रेस्टोरेंट या रिटेलर के पास हम जाएं, वहां से खरीदारी करते हैं, तो अगर हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हम खुद से वो पेमेंट करें। ऐसा नहीं कि हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो जो सर्व कर रहा है खाना उसको दे दिए कि डेबिट कार्ड ले लो और मेरा पेमेंट कर दो। वो जाएगा, आपका इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड पे इतना इन्फॉर्मेशन तो होता है कि वो चोरी कर लेगा। ओटीपी तो आपके पास बाद में आएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि हम खुद से उसका ट्रांजैक्शन करें, खुद से भुगतान करें, किसी के हाथ में हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं दें, नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा लीक हो सकता है वहां से। अब यहाँ पे कुछ सावधानी दिया गया है कि हम कैसे सावधान रहें इन सब चीजों से। देखो तुम कहाँ दुकान, मतलब हम जिस दुकान पे भी जाएं वो देखें कि जान पहचान का है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, हम कहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। उपयोग करने से पहले एटीएम की जांच कर लें। किसी भी एटीएम कार्ड में जाए तो एटलीस्ट ऊपर से हम देख लें कि कहीं कोई डिवाइस तो लगा हुआ नहीं है, कहीं कोई कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रहा है। अगर कुछ भी शक हो तो वहां से हमें ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। अपना कार्ड किसी को ना दें, इसके बजाय बिल को पेमेंट करने के लिए उनके साथ जाएं, जो मतलब जैसा हमने बताया कि हम किसी को भी दे देते हैं डेबिट कार्ड कि ये लो स्वाप करके ले आओ, नहीं देना चाहिए किसी के भी हाथ में, हमें खुद से वो काम करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग लॉज की रिपोर्ट कैसे करें? अगर हमारा क्रेडिट कार्ड खो जाता है, अगर हमारा क्रेडिट कार्ड से कोई स्कीमिंग हो गया है, कोई घटना हो गई है, कोई डेटा चोरी हो गया है, तो उसकी रिपोर्ट हम कैसे करें? कई बैंक और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कई धोखाधड़ी लेन देन का पता लगाते हैं, और जब तक आप यह सत्यापित नहीं करते हैं कि आपने एसएमएस या कॉल के माध्यम से लेन देन की शुरुआत की है, तब तक संदिग्ध शुल्क की प्रक्रिया नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है कि आपका क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग हो गया है तो भी अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को कॉल करें, भले ही आपके पास कोई धोखाधड़ी का आरोप ना हो। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करते हैं उतना ही आप अपने आप को अनधिकृत शुल्क के दायित्व से बचाते हैं। मतलब जैसे ही हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कोई पैसा ट्रांजैक्शन हो गया या कहीं खो गया या कुछ मतलब इलीगल चीजें हो गई है तो इमीडिएट उसकी रिपोर्ट हमें बैंक में करनी चाहिए, या जो भी हमें जारी किया है क्रेडिट कार्ड को उसके पास इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। नहीं तो ये लोग अगर मान लो 24 घंटे का रूल है उनका, अगर उसको हम 30 घंटे में रिपोर्ट कर रहे हैं तो या तो पैसा वापस नहीं आएगा या रिस्पांस नहीं देगा या फिर कुछ ना कुछ उसके लिए वो चार्ज करेगा। मैलवेयर, सुनील भाई इसको पढ़ सकते हो? यस सर। मालवेयर, आप कई तरीकों से स्पाईवेयर और मालवेयर के अन्य रूपों का सामना कर सकते हैं, जिनमें शामिल है फाइलें या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना जिसमें दुर्भावनापूर्ण कोड है, ईमेल अटैचमेंट खोलना या पॉपअप्स पर क्लिक करना जिसमें दुर्भावनापूर्ण कोड है, फर्जी वेबसाइट का दौरा। जब कोई हैकर आपके डिवाइस को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित करता है तो यह अक्सर उन्हें नए सॉफ्टवेयर को स्थापित करने या आपके डिवाइस पर संग्रहित व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर और कीगलर्स आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा की जाने वाली हर चीज को लॉग करने में सक्षम होंगे। ये सॉफ्टवेयर होता है, और इस सॉफ्टवेयर को अगर हम जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर, पर्सनल कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सोच रहे हैं, लेकिन गलती से जो हैकर्स होते हैं वो उसी तरीका का लिंक बना के रखते हैं और हम गलती से उस लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे प्ले स्टोर से हम कोई भी ऐप डाउनलोड करना है तो हम जैसे ही उस पर डाउनलोड करेंगे तो हम जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हैकर्स के पास पहुंच जाती है और उनका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाता है हमारे फोन में, लैपटॉप में। तो ये गलत होता है। मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। सुनील ने काफी अच्छा समझाया कि
जो भी मेल हमारे पास आता है, हमने पहले भी चर्चा की है इस चीज को कि जो भी मेल हमारे पास आता है एटलीस्ट उस मेल को हम गौर से देखें कि ये मेल हमारे काम का है कि नहीं है। सिंपल सी चीज है, अगर हमारे काम का नहीं है और हम कोई लोभ में नहीं जा रहे हैं कि हमें लॉटरी लग गई है या हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है परचेस करने के लिए, और उस इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए अगर उस लिंक को हम क्लिक नहीं करते हैं तब तक तो हम सेफ हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई लोभ में जाकर के अगर हम उसको क्लिक करते हैं वहां पे उस लिंक को, तो पॉसिबल है कि वहां पे स्पाईवेयर या मैलवेयर उस लिंक के द्वारा आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए और वो इन्फेक्टेड हो जाए इन सब चीजों से, स्पाईवेयर, मैलवेयर या वायरस से, और फिर डेटा चोरी का चांसेस बढ़ जाता है। मैलवेयर भी यही है। मैलवेयर मतलब क्या है कि एक लिंक के माध्यम से डाउनलोड होता है, किसी ऐप के माध्यम से डाउनलोड होता है और फिर आपके डाटा चोरी करके वो हैकर्स तक भेज देता है। जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है तो स्पाईवेयर चुपचाप आपकी व्यक्तिगत जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंचाता है, जिसमें शामिल हो सकता है क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, यूजर्स का नाम और उसका पासवर्ड, ईमेल आईडी, एड्रेस, जो भी है ये सारी इंफॉर्मेशन वो लीक कर सकता है, वो अपने जो प्रोवाइड किया उसके पास पहुंचा सकता है। अब हम इससे बचे कैसे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना चाहिए, अप टू डेट करके रखना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, वेबसाइट पर नजर रखें कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से साइट खोल रहे हैं, HTTP की हम जांच कर लें, और कॉमन वाईफाई से हम बचें कि कॉमन वाईफाई का उपयोग नहीं करें। फेक ऑनलाइन प्रोफाइल, स्कैमर सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों को धोखा देने के लिए कई अलग अलग तरीके से लागू करते हैं। सोशल मीडिया पर एक हैकर एक नकली प्रोफाइल बनाता है और बैंक, बीमा कंपनी या कुछ इसी तरह काम करने का नाटक करता है। फिर वह अपने बैंक खाते के मुद्दों, भुगतान के मुद्दों या कुछ छूट की पेशकश के बारे में संदेश भेजना शुरू कर देता है, और इन संदेशों में आमतौर पर आपके खाते की पुष्टि करने के लिए एक नकली या दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट का लिंक भेजता है, या ऐसा फॉर्म जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी या भुगतान विवरण के लिए पूछता है। यदि आप वेबसाइट पर जाते हैं और लिंक या एक बटन पर क्लिक करके एक फाइल डाउनलोड करते हैं और संवेदनशील जानकारी दर्ज करते हैं, तो हैकर को आपका सारा डेटा मिल जाता है। फेक आईडी काफी होते हैं सोशल मीडिया पे। अगर फेक बैंक वाले, फेक इंश्योरेंस कंपनी वाले काफी अपनी नकली प्रोफाइल बना करके रखते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की भी आजकल देखते हैं कि फेक ऐड आता रहता है और वहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इसका हम फायदा लें तो वहां पे आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा या बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा सिर्फ डेटा लेने के लिए। तो ऐसे फेक आईडी से हम बचें, फेक जो प्रोफाइल होता है उससे हम बचें और हम देखें कि ये सही है या नहीं है। वैसे पता लगाना काफी मुश्किल होता है अगर कोई किसी ने फेक आईडी बना रखा है फेसबुक पे। तो अब इससे हम सावधान कैसे रहें? प्रोफाइल में बहुत कम चित्र है या किसी व्यक्ति की वास्तविक तस्वीर नहीं है। इससे हाल ही में बनाया गया था। आमतौर पर कम या कोई संपर्क नहीं है, मतलब कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह नहीं है। जब कोई प्रोफाइल आपको जोड़ता है, लेकिन एक बार जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो उस उपयोगकर्ता के साथ कोई अन्य सहभागिता नहीं होती है। मतलब जब भी फेक ऑनलाइन प्रोफाइल होगा, एटलीस्ट उसको ऐड करने से पहले हम सोचें कि हम जो ऐड कर रहे हैं ये कौन है, क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते उसको, क्या उसका कोई प्रोफाइल पिक्चर है कि नहीं है, उसका एड्रेस है कि नहीं है, उसके फ्रेंड लिस्ट में और कोई फ्रेंड है जिसको आप जानते हैं। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही उसको हम अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें। नहीं तो हो सकता है वो कोई फेक प्रोफाइल वाला कोई हो जो अपने फर्जरी काम के लिए आईडी खोल रखा है। क्या होगा अगर आपने किसी सोशल मीडिया फ्रेंड की सूची में किसी फर्जी प्रोफाइल को जोड़ेंगे? तो सभी सोशल मीडिया वेबसाइट में अब एक प्रोफाइल की रिपोर्ट करने का विकल्प है। एक बार जब आप एक नकली प्रोफाइल हाजिर करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो इसकी रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें और इसे अपने मित्र की सूची से हटा दें। आपको लगे कि ये फेक आईडी है तो आप इमीडिएट उसको
रिमूव कर दें अपने फ्रेंड लिस्ट से। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाएं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग जो है बहुत ही इजी है, हम मतलब मार्केट में कौन जाए ये चीज खरीदने के लिए, हम ऑनलाइन डिलीवर करवा देते हैं अपने घर पे। ये आज एक आम चलन हो गया है, हर कोई चाहता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें। बाजार में जाने से ज्यादा अच्छा है कि ऑनलाइन हम शॉपिंग करके डिलीवर करवा लेते हैं घर पे। लेकिन जैसे इतने सारे फायदा लेने के पीछे ये सारी घटनाएं भी हो रही हैं, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे साइट ऑथेंटिक हैं। हो सकता है किसी साइट पे उसका स्टोर में वो चीज है ही नहीं, जो चीज उन्होंने वहां पे दिखा रखा है। हो सकता है 10,000 के सामान 5,000 में बेच रहे हैं और वो इसके स्टॉक में है ही नहीं। ऐसी चीजें हो रही है। पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी ऑनलाइन साइट लोग बना लिए आजकल, वो बेच रहे हैं। और जैसे ही आप उस पर कोई अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ भी डालते हैं तो वो आपका चोरी हो जाता है। हो सकता है आपने कुछ खरीदने के लिए पैसा भी पेमेंट कर दिया और 4 दिन के बाद बोलेगा कि आपका पैसा 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में वापस चला जाएगा, मेरे पास ये स्टॉक में नहीं है। वो 15 दिन के बाद पैसा आपके अकाउंट में भेज तो देगा, लेकिन वो 15 दिन का जो इंटरेस्ट है वो तो उसको फायदा हो गया। मान लीजिए ऐसे करके हर एक महीने वो 50 कस्टमर को भी टैप कर लेता है और 1,000 रुपया करके भी किसी ने शॉपिंग कर लिया तो 50,000 रुपये उसका हर एक महीना कमाई हो गया। पैसा तो देना है अगले 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। वो 50,000 रुपये उसका अपना धंधा तो चल रहा है, बिना इन्वेस्टमेंट का धंधा चल रहा है उसका। कुछ बेचना तो है नहीं, बस एक साइट वेबसाइट उन्होंने क्रिएट कर रखा है। ऐसे भी हो सकता है कि हो रहा हो। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी रहनी चाहिए कि ये साइट क्या है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसका एड्रेस है कि नहीं है, मोबाइल नंबर है कि नहीं है, कोई इनका रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है। ये सारी चीजें हमें गौर करके ही ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। यहाँ पर भी वही बताया गया है कि कभी भी हम परचेज करें, इन सब चीजों को देख करके कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से ही परचेज करें और डेबिट कार्ड से परचेज करने की कोशिश नहीं करें। सिर्फ उन्हीं लोगों को, जैसे हम दुकान भी जाते हैं तो क्या करते हैं कि अरे ये जान पहचान का दुकान है, इनका तो बहुत मार्केट में नाम है, इन्हीं से खरीदते हैं। यही चीजें हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी रखना चाहिए कि देखें कौन सा ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसका रिव्यू क्या है, जो कस्टमर रिव्यू क्या है उसका, वो सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी करने में देरी करता है, या ऐसा तो नहीं कि मैक्सिमम ऑर्डर ये कैंसिल ही कर देता है। ये सारी चीजें कस्टमर रिव्यू से भी पता चल जाता है। यही ऑनलाइन खरीदारी करते समय फिर से वही बताया गया है कि व्यवसाय के सभी विवरणों की जांच करें, जैसा अभी हमने बताया था। कोई भी प्लान करने से पहले विवरणों की जांच करें कि वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। ये सोशल मीडिया के साथ कितना इंटरेक्ट करता है, इसके ग्राहक समीक्षा क्या है, मतलब कस्टमर रिव्यू क्या है। निश्चित रूप से उन्हें कॉल करें। यदि उनके स्थान का कोई ईमेल पता, फोन नंबर या पता नहीं है तो अधिकतम संभावना है कि वह एक नकली कंपनी है। यदि उत्पाद बहुत ही उचित है तो हमेशा अन्य वेबसाइटों का ऑफलाइन स्टोर के साथ कीमतों की तुलना करें। हम दुकान मार्केट में भी जाते हैं खरीदने के लिए तो सिर्फ एक दुकान पे जाके वहां पे रुक नहीं जाते हैं, वहां पे भी रेट लेते हैं, किसी और दुकान में रेट लेते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं सामान का यही रेट है, तभी हम किसी तीसरे दुकान से या फिर किसी और दुकान से परचेज करते हैं। वैसे ही एग्जैक्टली हमें ऑनलाइन खरीदारी करते समय भी देखना चाहिए कि जो चीज हम खरीदना चाह रहे हैं किसी और वेबसाइट पे उसका क्या रेट है, सेम रेट है या अलग रेट है। ये सारी चीजें करने के बाद ही हमें खरीदारी करनी चाहिए। कभी भी ऑनलाइन परचेज करने के लिए हम हमारा जो लॉगिन आईडी होता है उसका पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर पासवर्ड हमारे पास नहीं है तो मान लीजिए आपने किसी कोई ऑर्डर किया और मैं अपने घर पे डिलीवर करवा सकता हूँ अगर मेरे पास पासवर्ड है तो। आपके ऑर्डर करने के बाद उसका एड्रेस में चेंज कर दूंगा, मेरे पास वो आ जाएगा। इसलिए हमेशा पासवर्ड अपने पास रखिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। हमेशा अकाउंट को लॉक करके रखें। कॉमन वाईफाई से हम परचेज करने की कोशिश नहीं करें, जैसे हवाई अड्डा हो गया, होटल हो गया, मॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, क्योंकि वो असुरक्षित है, वहां से डेटा चोरी होने का चांसेस है। इसलिए हम कोशिश करें कि जो सेफ एंड सिक्योर इंटरनेट हो वहीं से हम ऑनलाइन परचेज करें। क्या जानकारी जोखिम में, मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन है वो क्या लीक हो सकता है या लीक हो गया है। जब आप जानते हैं कि असुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क अपराधियों के लिए आपके स्थान, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट, आपके व्यक्तिगत कम्युनिकेशन जैसे जीमेल, ईमेल, चैट या कोई मैसेजेस जिन्हें आपके साथ
जिन्हें आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चोरी करने का एक आसान लक्ष्य है। आप बैंकिंग वेबसाइटों जैसे विभिन्न वेबसाइटों के लिए फोटो, आपके पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी, लॉगिन क्रेडेंशियल भेजते हैं। साइट की गोपनीयता मतलब जो प्राइवेसी पॉलिसी होता है उसको पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें खरीदारी से करने से पहले करना होगा। एक बार खरीद लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। खरीदते समय हम क्रेडिट कार्ड का यूज करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है, डेबिट कार्ड का लिमिट नहीं होता है। डेबिट कार्ड में जितने भी पैसा होंगे उसके सारे के अगर लिंक हो गया तो कोई भी खरीदारी कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया, उससे ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकते। और क्रेडिट कार्ड की अगर कोई डेट चोरी हो जाती है तो बैंक की भी जिम्मेवारी होती है। इमीडिएट बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, वो हो सकता है पैसा रिकवर होकर के आपको मिल जाए। अपना जो स्टेटमेंट होता है क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का, जो भी है सबका स्टेटमेंट होता है, उसको रेगुलर बेसिस पे हमें चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि हम खरीदारी कर रहे हैं, हमारा बैंक अकाउंट है तो चलो ठीक है देख लेंगे कभी जा करके, नहीं। 15 दिन पे कम से कम अपना पासबुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो पासबुक को अपडेट करवाते रहें। अगर पासबुक यूज नहीं कर रहे हैं तो स्टेटमेंट बैंक से निकलवाते रहना चाहिए। चाहे ऑनलाइन स्टेटमेंट हम चेक करें, ऑफलाइन स्टेटमेंट चेक करें, स्टेटमेंट पे हमारी नजर होनी चाहिए कि कहीं कोई इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है। और वो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिससे इमीडिएट आप उसको बता सकते हैं बैंक को जाकर के ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया, ये कहाँ से हुआ है। जब भी आपको लगे कि आप किसी साइबर कैफे में बैठ करके कुछ भी ऑनलाइन खरीदारी किए हैं या फिर किसी और के कंप्यूटर से खरीदारी की है या किसी और के मोबाइल से खरीदारी की है, इमीडिएट वहां से हिस्ट्री क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हिस्ट्री में जाकर के वो बैठ जाता है। इसलिए हमेशा हिस्ट्री को क्लीन करना नहीं भूलें किसी भी दूसरे लैपटॉप कंप्यूटर से हम खरीदारी कर रहे हैं तो, क्योंकि वो डाटा वहां से चोरी हो सकता है अगर हिस्ट्री में है तो। और ये कोई कॉमन आदमी नहीं कर सकता, लेकिन कोई एक्सपर्ट है तो इमीडिएट वो निकाल सकते हैं वहां से डिटेल्स जो भी है। हमेशा हिस्ट्री को क्लीन करके रखें और ये हमें आदत होनी चाहिए। मोबाइल यूज कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं हिस्ट्री हम क्लीन करके रखें। ये एक बार आदत बन जाए तो बहुत सारी डेटा सेफ हो जाता है। जब भी हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहां पे एक स्लिप होता है जिसको प्रिंट करके रखें, या तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, क्योंकि वही आपका प्रूफ है। जब तक आपके पास वो सामान का डिलीवरी नहीं हो जाता, आपके पास सिर्फ वही प्रूफ है कि आपने पेमेंट किया है और आपने इतनी तारीख को खरीदारी की थी। अगर उस तारीख तक नहीं आता है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कि ये मेरा नंबर था, ये मेरा ट्रांजैक्शन नंबर था जिससे हमने खरीदारी की थी, अभी तक मेरे पास नहीं आया है। कस्टमर केयर आपको अपडेट कर सकता है कि हाँ ये आपके एड्रेस पे गया है, क्यों नहीं गया है, या फिर कहीं और चला गया है। तो फिर वो मतलब आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। कोई पढ़ सकते हैं नकली कॉल, फेक कॉल्स? यस सर। सुनील, नकली कॉल सुनील पढ़ सकते तो पढ़। जी, नकली कॉल। आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड या खाता जल्दी समाप्त हो जाएगा। इस तरह की आपके पास कॉल आएंगी। एक अज्ञात नंबर से कॉल, ये बैंक, ग्राहक संबंध अधिकारी या प्रबंधक होने का दावा करते हुए आपको कार्ड का विवरण या खाता विवरण साझा करने की धमकी देगा, जिससे कार्ड जल्दी समाप्त हो जाएगा। यदि या वो आपको बताएंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं किया है और आपसे भुगतान के लिए कार्ड की जानकारी साझा करने के लिए कहेंगे। ये जो कॉल आती हैं आपसे बोलेंगे कि अब मैं उस बैंक से बात कर रहा हूं और आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जल्दी समाप्त होने वाला है और आपको ये पर्सनल डिटेल हमें दीजिए। ओटीपी मांगेंगे आपसे या आपका सीवीवी नंबर मांगेंगे। तो इस तरह की यहाँ पे फ्रॉडबाजी हो सकती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। ये होता है सर। ये लगभग रोज किसी ना किसी के पास ऐसे कॉल आते रहते हैं। बिल्कुल सर। कि आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है और आपके पास एक ओटीपी गया होगा, ओटीपी नंबर मुझे दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी नंबर देते हैं आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, इलीगल ट्रांजैक्शन हो जाता है बैंक अकाउंट से। तो ऐसे कॉल को एंटरटेन नहीं करें, ऐसे कॉल को हम नहीं सोचें, क्योंकि कोई भी बैंक आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करता है।
कोई भी बैंक आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया या आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, कोई भी नहीं करता। और ऐसा होता नहीं है जब तक वो एक्सपायर नहीं करे। वो कार्ड पे जो एक्सपायरेशन डेट होता है वो जब तक एक्सपायर नहीं करे वो ब्लॉक नहीं होता है। जब तक आप ब्लॉक नहीं करवाएंगे, अभी कोई कॉल करके ब्लॉक नहीं करवाएगा तब तक। जैसे ये एयरटेल या वोडाफोन वाले का नाम लेकर के आपको फोन करेंगे कि आपका जो नंबर है प्रीपेड या पोस्टपेड नंबर वो ब्लॉक हो रहा है, तो इतने ट्रांजैक्शन आपको ये करने होंगे, कोई डिटेल्स मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, कुछ भी फोन कर देगा। कोई भी बैंक जब मेल करता है तो अपने डोमेन से मेल करता है, बाहरी डोमेन से मेल नहीं करता है। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आएगा, किसी अनजान नंबर से मिस्ड कॉल को नोट करने के बाद कभी भी कॉल बैंक ना कर, मतलब कॉल बैक नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगे कि कोई कभी 4 डिजिट वाले से, कभी 5 डिजिट वाले से आपके पास मिस्ड कॉल आ जाता है, तो उसको आप अगर कॉल बैक करते हैं तो हो सकता है मोबाइल से डेटा चोरी हो जाए। ये पेटीएम का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी को मैसेज जाता है कि आपका पेटीएम जो है वो केवाईसी सस्पेंड कर दिया गया है और आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए इस नंबर पे फोन कीजिए। जैसे ही आप उस नंबर पे फोन करेंगे तो वो हो सकता है आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगना स्टार्ट कर दे, कोई डेटा मांगना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए कभी भी कोई भी जो ऑथराइज इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई भी डिटेल्स मांगता नहीं है फोन पे। वो ज्यादा बोलेगा बैंक। कमलेश जी, सिमी सिबल बोल रही हूँ। मेरे साथ भी जो आप पेटीएम की बात कर रहे हो ना, सेम काम हुआ था। आपका एक्सपायर हो रहा है केवाईसी, जब फॉर्म भर दो, फॉर्म में सारे मेरे बैंक के मेरे उसके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, मेरे 2.5 लाख रुपए निकाल लिए इन्होंने। ये देखिए कब हुआ था मैम? ये हो गए 6-8 महीने हो चुके हैं इस बात। पापा तो ऐसे आते हैं, खास करके जब से ये पिछले साल से तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। लगभग हर किसी के पास कोई फोन, कोई मेल, कुछ भी जाता ही रहता है। और ऐसा नहीं है मैम कि मैं अगर नॉलेजेबल हूँ तो मेरे साथ भी ये हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि लोग हड़बड़ी में होते हैं कि पता नहीं सही में फ्रीज कर देते हैं। आप ना एक काम करो, जो जिस फोन से बात कर रहे हो, जिसपे ओटीपी आता है उसके साथ स्क्रीन शेयर करो, फॉर्म आ गया, आप इस पे ये टाइप करो, ये करो। मतलब बंदा का अच्छा मेरा एक कार्ड खो गया, इसमें ना ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, अब दूसरा कार्ड ले आओ, मैं भाग के दूसरा कार्ड ले आई। हालत तो ये थी। 2.5 लाख रुपया ट्रांजेक्शन हो गया था। 2.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन, वो भी मेरे हस्बैंड ने सुन लिया। टक 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 क्या हो रहा है? कहते ये क्या हो रहा है? कहते एकदम रोक। उसी टाइम बैंकों में फोन किया, हमारे पैसे तो नहीं मिले। हाँ, ये पैंडेमिक शुरू होने से पहले की बात है, 1 साल हो गया इसको। फिर वो सारे पुलिस वाले बिजी हो गए इसमें, पैंडेमिक में, सारा कोविड में, तो कुछ नहीं हो पाया, मेरा सारा पैसा बढ़ गया। अब इससे बड़ा लाइव आपको क्या मिलेगा एग्जांपल? कुछ नहीं। अब तो मैं कुछ करती ही नहीं अपने आप। कभी मेरे को ऐसा आता भी है तो मैं करती नहीं उनको कि भैया मेरे बैंक में मेरी हर जगह मेरी डिटेल है, मैंने करना ही नहीं। मेरा दोस्त है सर, उनके घर पे न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर में 4-5 क्वेश्चन दिए हुए थे और लिखा हुआ था कि आप लकी विनर हो सकते हो अगर इन क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो उसने मैसेज करके, फोन से मैसेज करके वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। 1 महीने बाद कॉल आती है कि आपको लकी विनर चुन लिया गया और आप होंडा सिटी गाड़ी जीत चुके हो और आप 20,000 रुपए आईसीआईसी बैंक में रोड खर्चा वगैरह बताया उन्होंने, वहां पे जमा करवा दो। तो जल्दबाजी में उन्होंने किसी से पूछा नहीं, तो 20,000 रुपए वहां बैंक में जमा करवा दिए। तो अगले दिन छुट्टी थी, सैटरडे, फिर संडे हो गया। मंडे तक जहां से कॉल आई थी लकी विनर के लिए, वो फोन ही बंद हो गया। फिर उसने बैंक में जाके पता किया कि इस खाते में मैंने 20,000 रुपए जमा करवाए थे, तो वो खाता ही नहीं था उस बैंक में, उस नाम से खाता ही खत्म था। अरे वाह। जी बिल्कुल। अरे इसलिए इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, हमें ज्यादा लोभ में नहीं जाना चाहिए। अगर ये लॉटरी वगैरह वाली बात होती है तो ठीक है, फ्रॉडबाजी चल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा चल रहा है। अरे आप मतलब ऐसे मेल आते हैं, फोन आते हैं कि आप इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, फिर भी आपके पास इनकम टैक्स से मेल आएगा कि आपका इनकम टैक्स फाइल हो गया, आपके इतने पैसा इस अकाउंट पे जाएंगे। अब अकाउंट पे जाने के लिए वहां पे क्लिक करो, आप जैसे ही क्लिक करके अकाउंट नंबर दोगे ट्रांजेक्शन हो जाए। लेकिन वहां आने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये जो मेल आया हुआ है वो इनकम टैक्स से आया है, कहीं और से आया है, वो डोमेन चेक करना चाहिए हमें। ठीक है, तो मतलब ऐसे आते हैं, इनकम टैक्स से भी खूब मेल आते हैं लोगों को।
कुछ डेटा यहाँ पे बताया है कि हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, जैसे ओटीपी हो गया, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, कोई भी कार्ड का सीवीवी नंबर हो गया, ये सब हमें कहीं भी लॉगिन आईडी इंटरनेट का, ईमेल का, ये सब सारी चीजें हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए, कितना भी क्लोज क्यों ना हो। हम एटीएम पिन नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है आप सावधान हो, आपने जिसको दिया है वो आपका नजदीकी है, आपका भाई है, लेकिन हो सकता है कहीं उससे खो जाए, कोई डेटा हो सकता है कोई फोन करे, क्योंकि वो आपके मूवमेंट पे नजर रख रहा है, वो देख रहा है कि आपने अपने भाई को दे दिया एटीएम, वो हो सकता है आपका नाम लेकर के आपके भाई को फोन करके कोई डेटा ले ले। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, कोशिश करें कि जितना इसको हम रोक करके रखें। कोई भी फोन या एसएमएस पर अपना जो पर्सनल जानकारी है वो हम किसी को नहीं दें, एसएमएस पे नहीं भेजें या कि फोन पे नहीं बताएं कि क्योंकि कहाँ पे कॉल रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। फेक एडवर्टाइजमेंट से भी हमें बचना चाहिए, काफी फेक एडवर्टाइजमेंट आजकल फेक आ रहे हैं, काफी लुभावने ऑफर दे रहे हैं जिससे आपको अट्रैक्ट करें, अरे इतना सस्ता में मिल रहा है, इतना सस्ता में हो रहा है, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी सूट लगानी चाहिए अपना दिमाग की, क्या ये जो हम इतना सस्ता विज्ञापन दे रहा है, ये क्या ये वही सामान होगा या वो लो कैटेगरी का होगा। हो सकता है वो दे रहा है कि 500 रुपया का सामान मैं 100 रुपया में दे रहा हूँ, लेकिन वो सामान ही 100 रुपया का हो, इसको फेक एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है वो सामान ही 100 रुपया का हो, वहां पे उन्होंने टैग लगा रखा है कि 500 रुपये का सामान है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी अपनी सोच लगा करके ऐसे एडवर्टाइजमेंट के पीछे जाना चाहिए कि सही में ऑफर है या गलत ऑफर है, क्या है, जानकारी लेने के बाद ही ये सब चीज हम परचेज करने के लिए आगे बढ़े। अब फेक एडवर्टाइजमेंट, नकली विज्ञापन और वास्तविक विज्ञापन के बीच अंतर बताना बहुत कठिन हो सकता है। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन को अनदेखा करना और उत्पाद नाम और वेबसाइट को अपने दम पर खोजना सबसे अच्छा है। यदि आप विज्ञापन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो शायद क्लिक करना सुरक्षित है, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो मान लो अमेजन ऐड दे रहा है, अमेजन की साइट पे भी तो जाकर देखो कि वो मतलब है भी कि नहीं सस्ता है। आजकल फेसबुक पे आपके मैसेज में आ जाएंगे, फेसबुक में आ जाएंगे कि मैं फ्लिपकार्ट पे इतना ऑफर चल रहा है, लेकिन जब आप जाओगे वहां पे तो कोई ऑफर ही दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये सारे पब्लिक को विजिट करने के लिए, उस वेबसाइट पे जाने के लिए फेक एडवर्टाइजमेंट देकर के अट्रैक्ट करते हैं कि किसी तरफ परचेज करें, क्योंकि वो प्रोडक्ट हो सकता है आपको मार्क नहीं हो। जो हमने आज चर्चा किया वो आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे मतलब हम बच सकते हैं। अगर अपने बैंक और अनसंबंधित वित्तीय संस्थानों को सूचित करें अगर हमारा कोई आइडेंटिटी चोरी हो जाता है तो। अपने सभी खाता पर अपने सभी पासवर्ड इमीडिएट बदलें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पासवर्ड कहीं लीक हो गया है, किसी को दे दिए हैं, इमीडिएट पासवर्ड को बदल लें। एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर के साथ अपने कंप्यूटर को स्कैन करें। यदि आपकी पहचान ऑनलाइन चोरी हो जाती है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम की प्राथमिकी FIR जरूर करवाएं। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जो किसी भी गैर कानूनी काम के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है या चोरी हो जाता है तो इमीडिएट हम FIR करें। FIR करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, इमीडिएट हम FIR कर दें। एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर हमेशा न्यू सॉफ्टवेयर अप टू डेट करके रखें, इंस्टॉल करके रखें। ATM का उपयोग करते समय अपना जो पिन होता है उस पिन को छुपा करके रखें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ATM में कोई दूसरा नहीं हो जब भी हम ट्रांजैक्शन करें तो। जो सेफ ऑनलाइन साइट है वहीं से हम शॉपिंग करें, जो नॉन वेबसाइट साइट है वहीं से शॉपिंग करें। फिशिंग स्कैम से हम सावधान रहें। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें, यूनिक पासवर्ड दें। कभी भी फोन पर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना चाहिए। अपने स्मार्टफोन को सुरक्षित रखें। किसी भी लिंक जो अननोन हो, जिसको आप नहीं जानते हैं, उस लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए। अपने बैंक खाता और क्रेडिट कार्ड भुगतान की नियमित रूप से जो स्टेटमेंट है उसको चेक करते रहना चाहिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।